कॉलेज में उसकी मुलाकात एक मैडम से हुई जो दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी, मगर उसकी खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक सच्चाई छुपी थी। वह मैडम हवस में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसे यह फर्क भी नहीं पड़ता था कि सामने कौन है। उसकी बस एक ही चाह थी कि अपनी शारीरिक की भूख को मिटाना। कॉलेज का शायद ही कोई स्टाफ बचा हो जिससे उसने संबंध ना बनाए हो। टीचर से लेकर चपरासी तक कोई भी उसके इस खेल से बचने पाया जो उसे संतुष्ट कर देता। वह उसके साथ रातें गुजारने लगती और जो उसे संतुष्ट नहीं करता तो वह उसे अपनी नजरों से गिरा देती। उसकी खूबसूरती का जादू ऐसा था कि कोई भी उसके जाल में फंसने से खुद को रोक नहीं पाता। जो भी उसकी तरफ देखता उसके मोह माया में बही जाता। तभी उसकी नजर जब उस लड़के पर पड़ी तो वह भी उसके हवस के जाल में फंस गया। लेकिन इस बार खेल थोड़ा अलग था। लड़के ने जो किया उससे मैडम की दुनिया हिल गई। जब इंसान अपनी सीमाएं भूल जाता है तो सही गलत का फर्क भी खो देता है। जानेंगे इस कहानी को विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। चलिए कहानी को विस्तार से समझते हैं। आज की यह घटना उत्तर प्रदेश का है। वहां पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहीं पर एक महिला प्रोफेसर होती हैं जिनका नाम सबिता होता है। सबिता की उम्र लगभग 35 से 40 के बीच में होती है। गदरा जैसा बॉडी, खूबसूरत पहनावा, बहुत अच्छा दिखने में, ऐसा लगता जिसे बहुत बड़े घर की हैं। क्योंकि प्रोफेसर होती हैं। इनके जो पति थे वह भी एक पुलिस में जो अच्छे अधिकारी थे। पति अक्सर बाहर रहते थे और यह प्रोफेसर होती हैं, तो इन दोनों में जो मिलन होता है अक्सर हो नहीं पाता था, और जब होता भी था तो पत्नी को जैसा सुख चाहिए पति उसे दे नहीं पाता था, जिसके चलते सबिता हमेशा इस बात पर लड़ाई करती थी। वह कहती थी कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे कुछ होता नहीं है। जब तुम मेरे साथ रहते हो बस 2 मिनट में तुम्हारा काम खत्म हो जाता है। उसके बाद तुम हफ्ते भर 10 दिन के लिए आते हो, फिर ड्यूटी चले जाते हो। ऐसा कब तक चलेगा? जबकि उसका पति उसे बहुत समझाने का प्रयास करता है लेकिन वह मानती नहीं है। यह दोनों की जो तकरार होती है एक ऐसा मोड़ ले लेती है। दरअसल सीता पढ़ी लिखी थी और साथ ही साथ चंचल स्वभाव की थी। वह अपने पति को एक दिन उसके हाथों में तलाक का पेपर थमा देती है। कहती है कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम भी कमा रहे हो, हम भी कमा रहे हैं, अब अपनी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। मित्रों, इनकी शादी के मात्र 4 साल बाद तलाक हो जाता है। इन दोनों के पास बच्चे नहीं थे। इन्होंने शादी के 3-4 साल मौज मस्ती में गुजारे, लेकिन शादी के बाद से ही जब सबिता को लगा कि पति किसी काम का नहीं है और उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो बच्चे के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं। जब ऐसा कुछ होता तो वह दवाओं का इस्तेमाल कर लेती जिससे वह प्रेग्नेंट नहीं होती थी। जब इन दोनों का तलाक हो जाता है, तलाक होने के बाद सबिता पति से अलग रहने लगती है। वह अपना एक निजी मकान बनवा लेती है। बनवाने के बाद जिस कॉलेज में प्रोफेसर होती है उसमें पढ़ाने जाती है। सबिता की एक ऐसी आदत थी कि अपनी निजी जरूरतें पूरी करने के लिए उसने किसी को छोड़ा नहीं। चाहे वह कॉलेज का स्टाफ हो या प्रबंधन, वह अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सबको अपने में शामिल कर लेती थी और सबसे संबंध बनाती थी। लेकिन जब उसे लगता कि कोई परफेक्ट नहीं है तो वह जिसे पसंद कर लेती उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसे तैयार कर लेती थी। क्योंकि आज का जो टाइम ऐसा चल रहा है, अगर सामने से कोई ऑफर कर रहा है तो आदमी परहेज नहीं समझता। आज का जो युग चल रहा है वह बहुत ही एडवांस हो चुका है। लोग वैसे भी एक दूसरे के साथ रिलेशन में आने की कोशिश करते रहते हैं। अगर सामने से रिस्पांस आ रहा है तो यह बिल्कुल आसान सी बात है। जब भी सबिता सामने से किसी को रिस्पांस देती तो आदमी झट से तैयार हो जाता था। कॉलेज के बहुत सारे स्टाफ, कॉलेज का प्रिंसिपल और यहाँ तक कि जो नए स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में एडमिशन लेते, सबिता उन सब पर नजर रखती थी। जिसे लगता कि वह परफेक्ट है और अच्छा परफॉर्मेंस देगा, उसे अपने घर ले जाती और उसके साथ रिलेशन बनाती। लेकिन जब उसे मन मुताबिक संतुष्टि नहीं मिलती तो वह सामने से ही उसे छोड़ देती। ऐसा ही सिलसिला चलता रहता था। लगभग 4 से 5 साल ऐसे ही चलता है। तभी 2019 में एक लड़का बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है जिसका नाम होता है शोभित। शोभित की उम्र लगभग 22 वर्ष के आसपास होती है। बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है और यह जो सबिता मैडम होती हैं, इनका एक लेक्चर लगता है। लेक्चर देने अपने क्लासरूम में आती हैं, लेक्चर देती रहती हैं। देखती हैं कि सबसे पीछे वाली सीट पर एक लड़का बैठा है, बिल्कुल शांत है, ना किसी से बोल रहा है ना डोल रहा है। क्योंकि फर्स्ट ईयर सब स्टूडेंट का था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चंचल होते हैं, बहुत बोलते हैं, अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, लेकिन वह सीधा शांत एकदम पीछे वाली डेस्क पर बैठा रहता है। उसके बाद सबिता की नजर उस पर पड़ती है। सबिता उसे देखती है, बहुत खूबसूरत, स्मार्ट है और साथ ही साथ मन लगाकर
पढ़ाई कर रहा है। वह 2-3 दिन तक नोटिस करती है। उसके बाद एक दिन शोभित से कहती है, शोभित मैं क्लास से बाहर जा रही हूँ, तुम मेरे ऑफिस में आकर के मिलो। शोभित कहता है, ठीक है मैडम। क्लास खत्म होती है। उसके बाद शोभित सबिता मैडम के पास जाता है और कहता है, मैडम बताइए। सबिता कहती है, मैं देख रही हूँ आज 4 दिन से तुम्हारा क्लास ले रही हूँ, तुम बिल्कुल शांत हो, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, क्या पढ़ने आए हो या कुछ और करने आए हो? शोभित कहता है, नहीं मैडम, मैं मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ाई में मेरा मन भी लगता है। सबिता कहती है, ठीक है एक काम करो, मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी। जब टेस्ट की बात सुनता है तो शोभित कहता है, ठीक है मैडम टेस्ट ले लीजिए, क्योंकि शोभित जानता था कि उसके पिताजी गरीब किसान है। अगर वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो उनके घर और परिवार की जो माली हालत है उसमें सुधार हो जाएगा। जब टेस्ट की बात करती है कहता है, ठीक है मैडम आप टेस्ट ले लीजिए। उसके मन में आया टेस्ट ले की तो परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। वह तो सोच रहा था कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो उसकी पढ़ाई में हेल्प कर सके। सबिता मैडम उसे 3-4 चैप्टर देती हैं और कहती हैं, इसका आंसर मुझे लिख कर दो। अभी शोभित सामने से फटाफट आंसर लिखने लगता है। लिखने के बाद वह सबिता को कॉपी चेक कराने देता है। सबिता जानबूझकर उसमें से 5 क्वेश्चन में से 3 को गलत काट देती है और 2 को सही कर देती है। फिर कहती हैं, तुम्हारा स्कोर तो 30 के आसपास है, तुम्हारे 3 क्वेश्चन गलत हैं, बड़ी कमजोर परफॉर्मेंस है तुम्हारी। शोभित कहता है, नहीं मैडम, जो आंसर है वह लगभग सही है। लेकिन सबिता कहती है, नहीं आंसर गलत है, क्योंकि वह प्रोफेसर थी और शोभित स्टूडेंट था, इसलिए वह ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता था। अब सबिता कहती है, एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, तुम्हारे जो सिलेबस कमजोर हैं वह अच्छे हो जाएंगे। शोभित कहता है, ठीक है मैडम। सबिता उसे टाइम देती है, मैं यहाँ से 2:30 बजे छूट जाती हूँ तो मेरे घर 6 से 7 बजे के बीच आ जाया करो। फिर वह अपना एड्रेस देती है और कहती है, मेरा नंबर ले लो, मुझे फोन करके आ जाना, तुम चाहो तो आज से ही आ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शोभित कहता है, ठीक है मैडम। फिर वह उनका नंबर लेता है और अपने रूम पर चला जाता है, क्योंकि वह कमरा किराए पर लेकर रहा था। हॉस्टल इतना महंगा था कि उसके लिए हॉस्टल लेना संभव नहीं था। शाम को वह सबिता के घर जाता है। शाम को आने के बाद उसको मैडम की याद आती है और फोन करता है। कहता है, मैडम अगर घर पर हो तो मैं आ जाऊं? कहती है, बिल्कुल आ जाओ, मैं अकेली हूं और तुम्हें इस समय पढ़ा भी दूंगी। शोभित अपनी साइकिल उठाता है और पहुंचता है जो एड्रेस मैडम बताती है। मैडम के घर पर पहुंचता है तो मैडम साड़ी में होती है, जो कि लिबास उनका स्कूली ड्रेस था। वो ड्रेस चेंज करके खूबसूरत छर हरे बदन में गेट खोलती है। गेट खोलने के बाद वह शोभित को अंदर बुलाती है और सोफे की तरफ इशारा करके कहती है, ठीक है बैठ जाओ। फिर मैडम शोभित से कहती हैं, तुम साइकिल से आए हो? वह कहता है, हाँ। उसके बाद यह कहती है, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर के आती हूँ। उसको एक गिलास पानी देती है और उसके बगल में सोफे पर बैठ जाती है और उसे कहती है, ला कौन सा बुक लेकर के आए हो, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। सारी बुक उसकी देखती है। उसके बाद उसको 2-4 जो है क्वेश्चन देती हैं। उसको कहती, तुम अपने आप से आंसर लिखो बिना दिखे हुए, और वह आंसर लिखने लगता है। इस बीच जो मैडम होती हैं उसके कंधों पर हाथ रखती हैं तो थोड़ा सा शोभित हड़बड़ा नहीं लगता है, उसका हाथ हटा देता है। कहता है, मैडम यह क्या कर रही है? मैडम कहती है, कुछ नहीं, मेरे स्टूडेंट हो, हाथ रखने में क्या बुराई है? उसके बाद वह हाथ रखने देता है। वह हाथ रख लेती है। उसके बाद धीरे धीरे वह हाथ को इधर उधर घुमाने लगती है, कहीं उसको यहाँ छूती कहीं वहाँ छूती। धीरे धीरे जब उसको छूने लगती है तो शोभित को बड़ा अजीब लगने लगता है, क्योंकि शोभित भी जो था वह नौजवान था, 21 साल की उम्र थी, वह सब कुछ जानता था, उसको हर चीज की फीलिंग होती थी, क्या गलत है क्या सही है। ऐसा सिलसिला लगभग 1-2 दिन चला, लेकिन शोभित को लगा कि शायद यह मैडम कुछ गलत कर रही हैं। शोभित अपने रूम पर जाता है और जो मैडम और शोभित के साथ हुआ रहता है, शोभित अपने रूम पर जाने के बाद उसको सोचता रहता है। वह सोचता है, मैडम तो बहुत स्मार्ट है, क्या हमें इनके साथ वह चीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसी कसमकस में वह सोचता रहता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि अगर सामने से कोई ऑफर कर रहा है तो क्या बुराई है, थोड़े दिन की बात है, अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो ठीक है, नहीं कौन सी इसके साथ शादी करनी है, यह तो पहले से शादीशुदा है, यह भी नहीं है कि गले पड़ जाएगी कि हमको तुमसे शादी करना है। शोभित अपने मन को पढ़ाई के जगह कहीं और घुमा देता है। अगले दिन शोभित फिर पहुंचता
मैडम के घर। अब मैडम उसको छूती तो शोभित को अच्छा लगने लगा। शोभित भी मैडम के कंधे पर उठाकर हाथ रख दिया और उसके गालों पर हाथ फेरने लगा। फेरते फेरते वह हाथ को और नीचे डाल दिया। नीचे डालते डालते अब दोनों के जो शरीर की तरंगे होती हैं कुछ इस कदर से बहने लगी कि मैडम भी अब अंदर से सिसकियां भरने लगी थी और शोभित भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। दोनों वहीं सोफे पर प्यार करने लगते हैं। प्यार करते करते लगभग 30 मिनट बाद जब दोनों शांत होते हैं उस समय पूरा ठंडी का महीना होता है। उसके बाद यह पसीने से भीग जाती है। उसके माथे पर पसीना, उसके चेहरे पर पसीना, पूरे बदन पर पसीना हो जाता है। इतनी भीग जाती है। शोभित उसके पसीने को पचता है और कहता है तुम तो बिल्कुल भीग गई हो। शोभित को अपने ऊपर ही लिटा लेती है और लिटा के बाद उसे चूमने लगती है। कहती है मुझे आज बहुत संतुष्टि मिली है। इतना संतुष्टि मुझे आज तक कभी नहीं मिली थी। शोभित को यह सुन के बड़ा अच्छा लगा कि चलो उसकी परफॉर्मेंस वाकई बहुत अच्छी है। एक शादीशुदा महिला को संतुष्ट कर दिया। उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। मित्रों, लगभग 30 मिनट बाद जब यह लोग शांत होते हैं और यह सब सिलसिला शांत होता है उसके बाद शोभित कहता कि अब देर हो रही है, चलना चाहिए। मैडम कहती है कहाँ जाओगे, तुम भी किराए पर रह रहे हो, यही मेरे यहाँ रुक जाओ, मैं खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। आज रात में फुल एंजॉय करेंगे, रात अपनी है। शो अभी जो आनंद लिया था उसके दिमाग में वह आनंद का पल घूम रहा होता है और उस पल को फिर से दोबारा जीने के लिए वह रुक जाता है। मित्रों, रात लंबी होती है और पूरी रात चलता है वही क्रम। जब शोभित रुक जाता है, रुकने के बाद सबिता शाम को ड्रिंक पीने की शौकीन थी। वह ड्रिंक लाती है और ऑफर करती है शोभित को। शोभित से कहती है कि तुम पीते हो। शोभित कहता है कि मैं कभी कभी बियर वगैरह पी लेता हूँ। तो वह कहती बियर नहीं है, शराब है, अगर पीना है तो पी लो। वह कहता है जब बियर पीता हूँ तो इसको पीने में क्या दिक्कत है। दोनों बैठ करके ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद जैसे ही शरीर पर सुरूर चढ़ता है वैसे ही दोनों फिर से बिस्तर उनको दिखाई देने लगता है। वही बेडरूम दिखाई देने लगता है। दोनों मित्रों बेडरूम पर फिर जाते हैं और फिर दोनों के बीच रिश्ते बनते हैं। लगभग 30 से 40 मिनट और कुल मिलाकर लगभग यह सब जो लगभग 1 घंटा के बीच इन दोनों के बीच जब मामला चलता है और दोनों शांत होते हैं तो फिर दोनों थक करके लेट जाते हैं। लेटने के बाद जो इनके शरीर का भी नशा होता है और जो दारू का नशा होता है दोनों शांत हो जाता है। मित्रों, उस दिन तो यह बात खत्म हो जाती है। अब सिलसिला ऐसे चलने लगता है। जो शोभित होता है अब इसकी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। यह अक्सर मैडम के लिए परेशान रहता है। स्कूल कॉलेज में रहता तो मैडम को देखता रहता और बस इशारे इशारे करता रहता। अब लगभग 1 सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला होता है और यह पढ़ाई छोड़ करके अब मैडम की तरफ ध्यान दे रहा होता है। जब 1 सेमेस्टर का एग्जाम होता है, जब उसके रिजल्ट आते हैं तो पता चलता है कि इसके सारे सेमेस्टर में बैक लग गए हैं। जब बैक देखता है तो यह परेशान हो जाता है क्योंकि घर में बता देगा कि बैक लग गया है तो घर वाले इसको कहेंगे तुम पढ़ क्या रहे हो और वहाँ करने क्या गए हो। क्योंकि बैक लगना एक तरीके से समझो कि फेल हो चुका था। वह थोड़ा सा चिंतित हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि करूँ तो क्या करूँ। उसके दोस्त वगैरह कहते हैं कि तू आजकल मैडम की तरफ कुछ ज्यादा ध्यान दे रहा है, तेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तेरा बैक सारे सब्जेक्ट में लग गया है, तू 1 सेमेस्टर में तो पूरा फेल हो चुका है, तुम्हारी पढ़ाई कैसे होगी। अगर तू दूसरे सेमेस्टर में फेल हो जाएगा तो कॉलेज वाले तुमको निकाल देंगे। इसको चिंता खाई जाने लगती। वह उस दिन जो है जब इसका बैक लग जाता है, सेमेस्टर में रिजल्ट देखता है तो उस दिन मैडम के पास नहीं जाता है। इसको सामने से सबिता फोन करती है कि शोभित कहाँ है, तू आया क्यों नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वह कहता है कि मैडम मेरा मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मेरे सारे सब्जेक्ट में बैक लग गए हैं और मैं बड़ा परेशान हूँ, घर वालों को क्या बताऊंगा। वह कहती घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूँ, तुम्हें पास करवा दूंगी। मित्रों, यह सिलसिला यहीं से चलने लगता है। जब वह कहती है कि मैं पास करा दूंगी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तो उसने सोचा कि कहीं से कुछ सिस्टम इसका होगा, यह पास करवा देगी। वह कहता है ठीक है वो, क्योंकि जब दोबारा 2nd सेमेस्टर का एग्जाम होगा उसी के साथ 1st सेमेस्टर का एग्जाम होगा, तो जब 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा पास हुआ है कि नहीं हुआ। अब फिर से 6 महीने का यह सिस्टम चलने लगता है। 6 महीने तक दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं। फिर समय बीत जाता है और दूसरे सेमेस्टर का एग्जाम आ जाता है। दूसरे सेमेस्टर का एग्जाम देता है। एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट आता है तो वही स्थिति कि फिर दोनों से दूसरे सेमेस्टर में भी फेल रहता है और सारे सब्जेक्ट में फेल रहता है। जब शोभित देखता है बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसके जो प्रिंसिपल होते हैं वह कहते हैं कि तेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तू तो किसी काम का नहीं, डोनेशन वगैरह देकर एडमिशन लिया है क्या, तुझे तो कुछ
आता ही नहीं तू फर्स्ट सेमेस्टर में भी फेल हो गया और दूसरे में भी फेल हो गया, उसके प्रिंसिपल कहते हैं। तू पहले अपने घर के गार्जियन को बुला करके लेकर आओ, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत वीक है, नहीं तो मैं तुम्हें कॉलेज से निकाल दूंगा। जब यह बात शोभित सुनता है तो हैरान हो जाता है, उसके समझ में नहीं आता है। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो घर वालों को बुलाएं या तो फिर कॉलेज ड्रॉप करें। वह किसी तरीके से हिम्मत जुटा करके अपने पेरेंट को बुलाता है। सारी बात उसके पेरेंट्स से प्रिंसिपल बताते हैं। कहते तुम्हारा लड़का तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी फेल हो गया और सेकंड में फेल हो गया, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं सिवाय इसको कॉलेज से बाहर करने के लिए। उसके जो पेरेंट्स होते हैं प्रिंसिपल के आगे हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं एक अवसर मेरे बेटे को दे दीजिए और अगर इस बार फेल हो गया तो जो मन में आएगा वह करिएगा। हम काफी मेहनत से इसको पढ़ाई के लिए यहाँ भेजे थे, मेरे पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, मैं कर्ज लेकर के इसको पढ़ाई के लिए यहाँ भेजा है। इसका सपना था पढ़ लिख करके इंजीनियर बनने का, तो मैं सोचा कि चलो इसको पढ़ा लिखा करके अच्छा आदमी बना देंगे, जिससे कि परिवार की जो जरूरतें हैं वह भी पूरा होने लगेगी और हमारी जो गरीबी है वह भी थोड़ा सा खत्म हो जाएगी। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद कॉलेज वाले इसको रख लेते हैं। मित्रों, अब 6 महीने का टाइम हो जाता है। इस बीच जो शोभित था सबिता से दूरियां बनाने लगा, क्योंकि उसके माँ बाप को भी वार्निंग मिल चुकी थी और साथ ही साथ उसको वार्निंग मिल चुकी थी अब कि इसको कॉल से बाहर कर दिया जाएगा। इधर सबिता इसको बार बार फोन करती, सबिता को वह संतुष्टि दे रहा था जिसको सबिता ने कभी तक पाया नहीं था, और जिस चीज की तलाश में थी वह वही उसको मिल रहा था। 3 से 4 दिन का वक्त बीत जाता है कॉलेज में। जब यह सबिता के घर नहीं जाता तो सबिता इससे कहती है तुम मेरे ऑफिस में आकर के मिलो। वो नहीं जाता है तो सबिता एक बार फिर से वापस आती है और कहती है शोभित तुम्हें समझ में नहीं आया, मैं तुम्हें अपने केबिन में बुलाया। शोभित डर जाता है क्योंकि बाकी सभी स्टूडेंट जो शोभित के क्लासमेट्स थे कहीं ना कहीं इस बात से वाकिफ थे कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। शायद इसी वजह से सबिता मैडम शोभित का बार बार हाल चाल पूछती थी और उसका खास ख्याल रखती थी। मजबूरी में जब शोभित केबिन में जाता तो सबिता मैडम उससे कहती कि तुम 4 दिन से घर नहीं आ रहे हो। उसके बाद वह कहता है कि आपने कहा था कि मेरा कोई जुगाड़ लगाऊंगी और मैं इस सेमेस्टर में पास हो जाऊंगा, मैं इसमें भी फेल हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने बात की थी लेकिन शायद जिससे बात की थी उसने काम किया नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, इस बार तुम पक्का पास हो जाओगे, यह मेरी जिम्मेदारी है। इस बार अगर हम पास नहीं करा पाए तो जो तुम्हारे मन जो आएगा वह करिएगा, लेकिन तुम मुझसे दूर मत रहना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। इसी तरीके से सबिता शोभित को फिर अपने झांसे में ले जाती है और शोभित फिर जाने लगता है और दोनों के बीच यही सब चलने लगता है। वक्त बीतता जाता है, फिर 6 महीने का टाइम आ जाता है। तीसरे सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला होता है और एग्जाम होने का टाइम आ जाता है। एग्जाम होता है, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है यह तीसरे में भी फेल हो गया है। अब इसके पास कोई रास्ता नहीं होता, यह फोन करता है और फोन करने के बाद सबिता को खूब उल्टी सीधी गाली देने लगता है। कहता है तुम्हारी वजह से जो है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा एक सपना था आगे बढ़ने का, मेरे माँ बाप बड़ी उम्मीद से हमको भेजे थे लेकिन तुमने अपनी जरूरत पूरा करने के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें तो सिर्फ शारीरिक सुख चाहिए और मेरा क्या होगा, मेरा तो पूरा सपना पूरा करियर खत्म हो गया। शोभित के पास कोई रास्ता नहीं होता। जो प्रिंसिपल होते हैं वह शोभित को कॉलेज से निकाल देते हैं, कहते हैं कि तुम पढ़ने लायक नहीं हो, इससे मेरे जो कॉलेज की रेपुटेशन है वह खराब हो जाएगी, मैं तुम जैसे स्टूडेंट को अपने कॉलेज में नहीं रखूंगा। शोभित के पास मित्रों कोई रास्ता नहीं बचता। शोभित के समझ में नहीं आता गाँव जाऊं या कहाँ जाऊं। गाँव जाऊंगा तो गाँव के लोग ताने मारेंगे, यह बीटेक करने गया था और 3 से सेमेस्टर में फेल होकर के आ गया। क्या हुआ तुम्हारे बीटेक का, क्या हुआ तुम्हारा सपना जो तुम इंजीनियर बनना चाहते थे, उसके समझ में नहीं आ रहा था, करूं तो क्या करूं। मित्रों, इसी चक्कर में वह जो है सोच विचार में पड़ा रहता है, बड़ा डिप्रेशन में रहता है। उसके जो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं वह उसके घर वालों को फिर बता देते तुम्हारा लड़का जो है इस बार फिर फेल हो गया है, अब मैं इसको कॉलेज से निकाल रहा हूँ। उसको निकाल देते हैं उसके घर वाले। फिर आते हैं शोभित से कहते हैं बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है पढ़ाई करना, तुम ऐसा करो गाँव चलो। शोभित थोड़ा सा अपने दिमाग को इधर उधर डाइवर्ट करता है। शोभित गलत कदम उठाने वाला होता है लेकिन उसके जब पेरेंट्स आ जाते हैं और उसे समझाते हैं कोई बात नहीं, तुम नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमको जिसमें तुम्हारी रुचि हो वह काम करो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है मत करो। क्योंकि जो शोभित था अपने घर का इकलौता बेटा था, उसके माँ बाप उसको खोना नहीं चाहते थे, उसे इसलिए प्यार से उसे समझाते हैं। अगर यही डांट डपट देते
तो शायद की स्थितियां और भयंकर मोड़ ले लेती, कोई गलत कदम उठा लेता। उसके बाद शोभित गांव चला जाता है। गांव के लोग बहुत ताना मारते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन शोभित बेशर्म की तरह उसको सुन रहा होता है और अपने की पर पछतावा कर रहा होता है कि काश मैं सबिता मैडम के बहकावे में नहीं आता तो शायद जो मेरी जिंदगी थी वह बर्बाद ना होती। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जीवन में जो कि तुरंत जो तत्काल डिसीजन होता है ले लेते हैं और उनके साथ शोभित जैसे घटनाएं घट जाती तो जीवन में चाहे जहां रहे जिस लक्ष्य के लिए गए हैं उस लक्ष्य को पहले ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर कुछ हो रहा है तो उस पर बाद में ध्यान दीजिए। नहीं तो अगर आप लक्ष्य से भटक जाएंगे तो आपके आंखों के सामने या आपके भविष्य में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, उजाला कभी नहीं होगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य और जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाई गई है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी के जरिए हम केवल जानकारी देना और समाज में जागरूकता फैलाना चाहते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, ताकि लोग जागरूक हो सके। चलिए मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के